हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों, वो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की रहेगी। आज 1 से लेकर 349 तक अनुच्छेद के बारे में यहाँ विवरण दिया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपी और यूपी होम गार्ड इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 1, जो बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर अनुच्छेद 2 की बात करूं तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 की बात करूं तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन ये करता है। अगला चलता है अनुच्छेद 5 कहता है यानी कि नागरिकता के बारे में देता है। और अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अब आता है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। अगला है इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 17, अस्पर्धा का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत के समक्ष है। अगर बात करूं अनुच्छेद 19 तो वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण को दर्शाता है। अगला है अनुच्छेद 21, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 का यानी कि शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद है 25 कहता है हमारे कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को के संबंध में बताता है। अगर अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दर्शाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 32 तो यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें स्थित है। अगर अनुच्छेद 38 की बात करें दोस्तों तो इसमें दिया है राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगर 39 की बात करते हैं दोस्तों तो 39 कहता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर बात करें हम अनुच्छेद 40 की तो अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। अगर अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का क्या होता है, इसमें गठन होता है। अगला अनुच्छेद है 44। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी कि नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए कि समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 48 का तो इसमें है यानी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी कि 48 के जो 48 का है उसके अंदर यानी कि पर्यावरण से संबंधित है और यानी कि जीवों की रक्षा के लिए इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 49 तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के इनके संत स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में दर्शाता है। अगला अनुच्छेद है 50। अनुच्छेद 50 कहता है यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कहता है यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का क्या करना चाहिए, यानी पृथक्करण होता है। 51 इनके अनुच्छेद 51 दिया है, कहता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि। अगर मैं 51 की बात करूं तो 51 में हमारा मूल कर्तव्य आते हैं। क्या आता है, मूल कर्तव्य आते हैं। अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अगर अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के समक्ष होता है, यानी कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 54 की तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में दर्शाता है। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ को निर्धारित करता है। अगला आ जाता है अनुच्छेद
61 अनुच्छेद 61 और 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 61 के अंदर आता है यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से प्रावधान बताया जाता है। अगर मैं अनुच्छेद 63 की बात करूं दोस्तों, तो अनुच्छेद 63 आता है यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अंदर क्या आता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगर मैं 64 की बात करूं, तो 64 में आता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। यह अनुच्छेद हमारा 64 कहता है। अगला अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में प्रलंबन, विराम, यानी कि परिहार, लघुकरण की यानी कि शक्तियाँ होती हैं। अगर मैं अनुच्छेद 74 की बात करूं, तो राष्ट्रपति की सहायता से, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता से एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आते हैं अनुच्छेद 76 पे। तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अगर बात करें हम अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। किसका कर्तव्य होता है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। अगर अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है, किसका? संसद का गठन किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के संबंध में होता है। अगर अनुच्छेद 81 की बात करूं, तो लोकसभा की संरचना के संबंध में आता है। अगर अनुच्छेद 82, तो अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के, यानी कि अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन के समक्ष आता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 कहता है कि सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी जो सदनों में अभिभाषण उनको भेजने के लिए किसको अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 89, तो अनुच्छेद 89 ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति इसके संबंध आते हैं। और अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समक्ष, यानी कि बताता है अनुच्छेद 93 का लोकसभा तथा उपाध्यक्ष इसके समक्ष आता है। अगर 100 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 100, तो अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी दोनों कार्य करने की शक्ति को क्या करता है? गण पूर्ति करता है, यानी कि पूर्ति करता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 105 की, तो अनुच्छेद 105 कहता है कि सदनों की, यानी कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की क्या करता है? विशेषाधिकार की उपाधि देता है। क्या? तो विशेषाधिकार की उपाधि देता है। अगला है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की क्या होती है? इसमें संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की कब होती है? कौन से अनुच्छेद में होती है? तो 108 में होती है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 110, तो 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का विवरण दिया गया है। धन विधेयक की, यानी कि परिभाषा का क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है। अब है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 की मैं बात करता हूं, तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। यानी कि इसकी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या आता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 के यानी कि उपलक्ष्य में आता है यानी कि विनियोग विधेयक, यानी कि विनियोग विधेयक के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 के तहत यानी कि अनुपूरक रिक्ति, यानी कि अतिरिक्त या अधिक अनुदान के यानी कि जो प्रावधान है, तो कौन से में दिया गया है? वो अनुच्छेद 115 में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 116 की बात करें, अनुच्छेद 116 की बात करें, तो लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और आपदा अनुदान किस में दिया गया है? अनुच्छेद 116 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 संसद के बीच शांतिकाल में उपादेश प्रव्यापति करने की राष्ट्रपति को क्या देता है? शक्ति देता है। अगर अनुच्छेद 124 की बात करें, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में लिखित है। अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के समक्ष में बताता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 129 की, तो अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्च न्यायालय तथा उनके उच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत क्या आता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनिवार्य है।
अगर मैं बात करूँ उनके अनुच्छेद 131, तो 131 कहता है कि उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद है 137, तो 137 अनुच्छेद कहता है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों का इनके पुनः अवलोकन करना चाहिए, पुनरावलोकन किया गया है। चलते हैं अगले अनुच्छेद है 143। अनुच्छेद 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति किसे दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। किसे? राष्ट्रपति के समक्ष होती है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 148, तो अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का नियंत्रित महालेखा परीक्षक के संबंध में बताता है। अब आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में लिखित है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 163, तो राज्यपालों की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 165, तो अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 169 कहता है इनके राज्यों में विधान परिषदों का 169 कहता है अनुच्छेद कि राज्यों में विधान परिषदों का उनकी उत्थान या सर्जन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 70 कहता है कि विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 70 के अनुसार होता है विधानसभाओं को क्या होता है, इसमें संरचना होती है। अनुच्छेद 200 में इनके विधेयकों को क्या होता है? अनुमति दी जाती है। अगर आते हैं अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल की विशांतिकाल अध्यादेश प्रव्याख्यात करने के लिए राज्यपाल की शक्ति होना अनिवार्य है। अगर बात करें अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 214 कहता है कि इनके राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 215 के अंदर कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख एक न्यायालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अब अनुच्छेद 226 कहता है, 226 के अंतर्गत कुछ रिट होती हैं, तो कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद है 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत या अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। क्या करता है? यानी कि 233 के अंतर्गत जिला के न्यायाधीशों क्या करता है? नियुक्ति करता है।